नमस्कार, मैं हूं सक्सेस गुरु ए के मिश्रा और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उस संघर्ष की कहानी जो सिर्फ एक सिविल सेवक बनने की नहीं बल्कि एक सोच को बदल देने की कहानी। साल था 2010। आईएएस ईरा सिंघल एक होनहार तेजस्वी युवती जिसने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 815 प्राप्त की और चुनी गई इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस में। लेकिन जब वो ज्वाइन करने पहुंची तो कहा गया आप फील्ड ड्यूटी के लिए शारीरिक रूप से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उन्हें था स्कोलियोसिस, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी एक समस्या जिससे उनके हाथों की गति सीमित थी। पर ईरा ने हार नहीं मानी। 2011 और 2012 में फिर से यूपीएससी दी, फिर से चयन हुआ, फिर से ग्रुप ए सेवाएं मिली, लेकिन हर बार नियुक्ति से रोका गया। 3 बार सिलेक्शन, 3 बार अपमान। 2012 में उन्होंने ठान लिया अब ये केवल मेरी नहीं सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है। उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट में केस किया और कोर्ट ने कहा ईरा सिंघल को सेवा से वंचित करना गैर कानूनी और असंवैधानिक है। जीत तो मिल गई, लेकिन ईरा को अब केवल सेवा नहीं सम्मान के साथ सर्वोच्च स्थान चाहिए था। और फिर उन्होंने किया वो जो बहुत कम कर पाते हैं, उन्होंने यूपीएससी को फिर से फेस किया। इस बार सिर्फ सिलेक्शन नहीं, टॉपर बनने के लिए 2014 में यूपीएससी की परीक्षा दी और जब 2015 में परिणाम आया देश दंग रह गया। आईएएस ईरा सिंघल बनी ऑल इंडिया रैंक 1, देश की पहली दिव्यांग महिला जिसने ये मुकाम हासिल किया। मैंने खुद उनके साथ ये ऐतिहासिक बातचीत 2015 में की थी, जो पहले डीडी नेशनल पर प्रसारित हुई और फिर चाणक्य आईएएस अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर भी। और अब इस नई पीढ़ी तक उस प्रेरणा को पहुंचाने के लिए मैं इसे पुनः प्रस्तुत कर रहा हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरु ए के मिश्रा पर। ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है, ये है एक विचार क्रांति, एक मिसाल की जब आप कहें मैं रुकने के लिए पैदा नहीं हुआ तो पूरी दुनिया आपकी राह नहीं रोक सकती। आइए सुनते हैं ईरा सिंघल की वो आवाज जो कभी दबाई नहीं जा सकती। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस सफ़र की जो आईएएस बनने का और उसके बाद ऑफिसर बनने का जो सफ़र है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मैं बचपन से ही कुछ करना चाहती थी कि लड़का होती तो शायद आर्मी में जाती और वैसे मैं सोचती थी कि या तो मैं डॉक्टर बनूं या कुछ ऐसा करूँगी देश सेवा। तो उस समय आईएएस आईएफएस के बारे में मैंने सिविक्स की किताब में पढ़ा था, तो मुझे तब से ही था कि बनना है। पर रियलिटी में उसका प्रेपरेशन मैंने उस दिन से स्टार्ट करी जब मैंने अपना जॉब छोड़ा था। मैं अपने जॉब में 15 से 20 घंटे करीब काम कर रही थी और बहुत अच्छा जॉब था, मुझे बहुत मज़ा भी आता था। मतलब अपनी ज़िंदगी तो ठीक है मेरी अच्छे से कट रही थी, पर मुझे था इतनी मेहनत करके तो मैं कुछ किसी की लाइफ बदल सकती हूँ, कुछ देश के लिए कर सकती हूँ। एंड कुछ एक मेरे को जॉब में जो एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन का एंगल था वो थोड़ा मिसिंग था। बहुत अच्छा जॉब था, मुझे बहुत अच्छे से कंपनी ने ट्रीट किया था, पर मुझे लगा कि इतनी मेहनत करूंगी देश के लिए तो शायद देश के लिए तो बहुत कुछ अच्छा कर सकती हूँ। तो इसका मतलब शुरू से वो जो बेंड ऑफ माइंड था वो उस तरफ था कि कुछ देश के लिए करना है। हाँ। या सोसाइटी के लिए करना है। तो सर कितना ज़रूरी है इस तरह का बेंड ऑफ माइंड होना, और कि आप जॉब भी कर रहे हैं और बहुत सेटिस्फाइंग जॉब है, लेकिन फिर भी सोसाइटी के बारे में सोचना और उसे दांव पे लगा के एक तरह से दोबारा से नई शुरुआत करना। देखिए, एक लीडर एंड कॉमनर में यही डिफरेंस होता है। एक कॉमनर होता है जो इंसान को देखता है कि चलो ठीक है, हमारी ज़िंदगी अच्छी कट रही है, सैलरी अच्छी मिल रही है, अपने आराम की ज़िंदगी कट रही है और क्या चाहिए। लेकिन जब लीडरशिप की जो क्वालिटी ये कहती है कि वो इंसान चाहता है कि मैं ग्रो करूं और साथ साथ दूसरों के लिए भी काम आ सकूं, एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। तो जब इन्होंने देखा कि भाई मेरे अंदर ये करने की क्षमता है और काबिलियत है, तो क्यों ना मैं कोई बड़ा प्लेटफॉर्म चुनूँ जिसमें कि एक देश की भावना आ जाती है कि समाज के लिए, देश के लिए कुछ बड़े प्लेटफॉर्म में करें, जिससे कि एक रिवार्डिंग सेटिस्फेक्शन मिले कि जो कर रहे हैं वो सामने दिखाई दे। तो सिविल सर्विसेज के साथ ही बड़ी खास बात है कि जो भी डिसीजन कोई कैंडिडेट लेता है, कोई ऑफिसर लेता है, तो अपने सामने देख सकता है कि रिवार्ड है। मान लीजिए कि एज ए डीएम कहा कि हमें ब्रिज बनाना है, तो ब्रिज बनने के साथ साथ वो देख सकता है कि कैंडिडेट की कितने लोगों की उसमें जानें बच रही हैं, बाढ़ से लोग बच रहे हैं, कैसे लाइफ चेंज हो गया। तो ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं। तो जो इनका सपना था वो इस लाइन में आया कि जो बचपन से इनकी भावना थी कि मुझे कुछ करना है, अलग करना है, तो वो चीज़ मैच करता है। और वो जब जज्बा इंसान के दिमाग में बैठता है कि मुझे कुछ अलग सा करना है, तो फिर वो ड्राइव बनाता है। और वही चीज़
ईरा जो है इनको यहाँ लेके आए। ईरा, कहीं ना कहीं कभी ऐसा नहीं लगा कि आप एक रिस्क ले रही हैं, एक अच्छा जॉब प्रोफेशन छोड़ के? फैमिली वुड हमारे समाज का भी प्रेशर होता है, तो उस समय ये जब आपने सोचा तो माँ बाप और बाकी साथियों का क्या? बहुत बड़ा रिस्क था, और मेरे को सिवाय मेरे भाई के, मेरा कज़न भाई वो हमारे साथ ही रहता था, उसके अलावा सब ने मना किया, विच इंक्लूड्स ऑल माई फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स, सब। ये नहीं था कि तुम कर नहीं सकती हो। एक तो मैं बहुत आलसी थी, तो मैंने आज तक लाइफ में कभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी, तो मेरे घर वालों को लगता था कि पता नहीं क्यों आ गई है वापस, अच्छी खासी जॉब कर रही है। तो मेरे, और ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स को था तुम सेटल हो चुकी हो, अच्छा खासा जॉब है, करियर सेटल था मेरा, तो उन्हें लगा क्यों वापस तुम ऐसी चीज़ में घुस रही हो, और उन्हें भरोसा था कि पढ़ेगी तो है नहीं, तो उन्हें समझ भी नहीं आया कि क्यों करना चाहती है। तो सबने मना किया। आज बहुत बड़ा रिस्क था, बट मैंने इस रिस्क की प्लानिंग कर रखी थी। आई मेड श्योर कि कंपनी में मैं ऐसा काम करूं कि मुझे कंपनी दोबारा बुलाए। अच्छा। और 2 साल का मैंने इसीलिए वर्क एक्स लिया था। शायद मैं अगर इंजीनियरिंग के बाद इमीडिएटली चली जाती सिविल्स की तैयारी में, या MBA के इमीडिएटली बाद, तो पढ़ाई आपकी कहीं पे वो ज़ीरो मान ली जाती है जब आप वापस उस फील्ड में जाने की कोशिश करें। तो मैंने इसीलिए 2 साल का वर्क एक्स लिया था कि अगर कुछ होगा, नहीं हुआ, तो मैं वापस जाके अपना उस वर्क एक्स के भरोसे कुछ जॉब ले सकती हूँ। मतलब पूरा प्लान करके आपने सोचा था कि तो ये तो एक लंबा सफ़र हुआ, आपने ग्रेजुएशन पूरी करी, पर जब आप छोटे थे तो किस तरह के स्टूडेंट थे? बहुत मस्ती करते थे आप? मतलब क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं, उनको लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट होना ही बहुत ज़रूरी है, कि आप फर्स्ट आ रहे हैं तभी आप IAS बन सकते हैं। मैं कभी फर्स्ट नहीं आई इससे पहले लाइफ में, इसलिए मुझे आज तक ये बिलीव नहीं है। बट जब तक मम्मी पढ़ाती थी तो मम्मी ज़बरदस्ती पढ़ाती थी, इसलिए मेरे नंबर ठीक आते थे, तब तक मैं अच्छे उसमें थी। एंड उसके बाद से खुद पढ़ती थी, तो फिर तो आखिरी दिन ही पढ़ती थी मैं पास होने के लिए। और आज तक भी शायद मेरी कुछ तो मेंटल टेंडेंसी यही है कि ठीक है, नंबरों से क्या फ़र्क पड़ता है, पास होना है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कभी टॉप किया था या मैं कुछ वो थी। पर सर जैसे ईरा की बातों से भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक माइंड बड़ा क्रिटिकल था इन चीज़ों को कैलकुलेट करने में, कि बाद में भी प्लानिंग करी कि मैं 2 साल वर्क एक्स लेके ही मैं छोड़ूं ताकि आई कैन कम बैक हमेशा। तो इस तरह का बेंड ऑफ माइंड, इस तरह का माइंडसेट कैसे डेवलप किया जा सकता है, या क्या किन किन कारणों ने हेल्प करी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो सर्विस का नेचर है सिविल सर्विसेज का, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल दिमाग की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की थोड़ी रिलैक्स माइंड हो जो ब्रॉडली थिंकिंग करे। और मान लीजिए ये बहुत ज़्यादा बुकिस नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास कोई इंटेलिजेंस की कमी थी। जब इंसान थोड़ा एक प्लान करके बहुत फोकस्ड होकर पढ़ाई करता है तो उसके पास सोचने का टाइम काफ़ी होता है। और चूँकि इनके पास एक्टिविटीज़ के काफ़ी ऑप्शंस थे, तो सी वॉज इवॉल्विंग विथ माइंड। इनके जो दिमाग है उस ढंग से विकसित होता रहा कि हम प्रैक्टिकल डिसीजन के ले सकते हैं। और जो एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, वो बहुत ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। इसमें बुकिस आंसर को नंबर मिलते नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स पिछले साल कम पढ़ाई किया तो उसको ज़्यादा नंबर मिल गए, और जिसने ज़्यादा किताबें पढ़ ली तो उसके नंबर कम आ गए। तो ऐसे सिचुएशन भी आते हैं। तो जो असेसमेंट दिखाई देता है वो बहुत प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिक हैं। इन्होंने अपने ओपिनियन को डेवलप किया होगा और उसके साथ कनेक्ट होकर के इन्होंने एम्पैथिकली उसको सोचा होगा। यही इनकी सक्सेस का बहुत बड़ा कारण बना। जी। मेरा आपने इंजीनियरिंग करी, आप NSIT से हैं, तो जनरली इंजीनियरिंग करते हैं तो उस दौरान भी जो पीयर ग्रुप होता है, आपके दोस्त होते हैं, कई लोग होते हैं, कई होंगे भी जो IAS की तैयारी कर रहे होंगे उस समय भी, तो क्या उस समय नहीं सोचा कि अभी मैं इस तरफ अपना समय दूं? मैं इस जॉब को बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ, और मेरे हिसाब से इस जॉब में आपको तभी आना चाहिए जब आपको लगता है इमोशनली, मेंटली इसको हैंडल कर सको, और देश डिज़र्व करता है कि आप अपने बेस्ट पे हो, और तब आप इस जॉब में आइए। उस समय मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी मैच्योर हूँ कि इसमें जो डिसीजंस लेने होंगे मैं वो ढंग से ले पाऊँ। अच्छा, ये भी आपने मैंने डिसाइड कर लिया था, और मुझे पता था कि मैं इतनी मैच्योर अभी नहीं होंगी कि मैं उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उतने बड़े डिसीजंस को ठीक तरह से देख पाऊँ। तो इसलिए, और इनफैक्ट MBA भी मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे उस टाइप की ट्रेनिंग चाहिए थी कि कैसे चीज़ों को देखें, कैसे चीज़ों को समझें, मल्टी डायमेंशनल व्यू कैसे लिया जाए। आपको यहाँ पे जो डिसीजन लेना है वो करोड़ों लाइफों को शायद इफेक्ट कर सकता है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा देश के लिए मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे लोगों को नुकसान हो। तो फिर कैसे आपको लगा, कब आपको लगा कि हम मैं प्रिपेयर्ड हूँ? या जब मैंने अपने जॉब में, व्हेन आई वाज डूइंग माय जॉब, आई रियलाइज कि नहीं, आई कैन टेक डिसीजंस, आई कैन थिंक बियॉन्ड व्हाट इज विजिबली देयर, आई कैन रीड अंडर द, आई कैन रीड बिटवीन द लाइंस में, प्रॉपर्ली एनालाइज कर सकते हैं सिचुएशंस को। व्हेन आई वाज गिविंग रिजल्ट्स बेटर देन पीपल विद 15-20 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, आई डिसाइडेड कि अब ठीक है। प्लस मैं उतनी मेहनत भी कर रही थी,
मैं जॉब में 15-20 घंटे मेहनत कर रही थी, मेरे को लगता है मेरा देश उतना डिज़र्व करता है, और उस पॉइंट पे मुझे लगा कि ठीक है, अब मैं इसे कर सकती हूँ। तो जब ये लगा तो शुरुआत कहाँ से करी? तो मेरे आसपास कोई भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट कभी नहीं रहा है, ना मेरे किसी फ्रेंड ने दिया है, ना मेरी फैमिली में कोई सर्विसेज में है, दूर दूर तक कोई नहीं है। जी। तो मेरे लिए सब नया था। एंड जब मैंने दिया था तब इंटरनेट पे भी कुछ नहीं होता था। अच्छा। तो हाँ, उस समय इंटरनेट पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। तो क्या उस समय भी नहीं इतना था, लेवल? इंटरनेट पे अच्छा। कुछ नहीं था। ओह, मैंने 2010 में अटेम्प्ट दिया था, तो मैंने 9 के एंड में सोचा था, जी 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 जी। तो कुछ नहीं था इंटरनेट पे, ना कुछ एडवाइस होती थी ठीक से। तब मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी थी, जो कि मेरे को किसी से मम्मी ने पूछा था कि क्या किया जाए, तो मेरे घर के पास सबसे जो मुझे आसान से अवेलेबल, हाँ, reachable क्योंकि थे। मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के मूड में नहीं थी, तो मेरे घर के आसपास जो भी मुझे मिला मैंने अपने ऑप्शनल के लिए तो करी ही थी। वहाँ से आपने शुरुआत की। तो सर, मैं जैसे ईरा ने बताया कि उस समय इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी और मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता था, सही गाइडेंस भी नहीं थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं बहुत आसानी हो गई है स्टूडेंट्स के लिए कि बहुत सारा जो मटेरियल है वो इंटरनेट पे ही कहीं ना कहीं उपलब्ध है और आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो कितना बदलाव आ गया है इस सिनेरियो में? देखिए, आजकल जो एक्सपीरियंस शेयरिंग है इंटरनेट के माध्यम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन इसमें एक बहुत सावधानी की ज़रूरत क्या है। पहले थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा था कि लोगों को इकट्ठा करना पड़ता था, मटेरियल कहाँ से लाएं। अब बहुत सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, बट इसमें एक रिस्क ये है कि इतना ज़्यादा मटेरियल है कि कई बार स्टूडेंट्स उसी में फ्लडेड हो जाते हैं और वो रिसर्च में लगे रहते हैं कि इसमें क्या करना है। तो उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट को अपनी सिलेबस को आसपास रहना चाहिए और देखना चाहिए कि हम अपनी प्रिपरेशन को कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। रिसर्च करने के लिए और बहुत एम्बिशियस होने की आवश्यकता नहीं है। तो आज वो बहुत बड़ा एडवांटेज है यदि इंफॉर्मेशन को सही मामले में इस्तेमाल कोई कैंडिडेट करना चाहे तो उसके पास अवेलेबल है। तेरा इसमें एक गाइडेंस कितना इम्पोर्टेंट है? आपने जब शुरुआत की और आपकी मदर ने आपको बताया कि यहाँ चले जाएं, तो गाइडेंस, एक सही गुरु का मिलना कितना इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग? देखिए, गुरु का मिलना हर चीज़ में बहुत ज़रूरी हो जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट मुझे लगता है अब नहीं मिलते, क्या करें? जी। तो कहीं से तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो शायद कई बार लाइफ में आपको अपना गुरु बनने की भी कोशिश करनी अच्छा। पड़ती है और सीखना पड़ता है कैसे बनो। गुरु की ज़रूरत तो पड़ती है, क्योंकि जब आपको बिल्कुल ही नहीं पता, आज मुझे ये तो पता है कि NCERT से पढ़ना है, उस समय तो मुझे ये भी नहीं पता था। अच्छा जी। मुझे कुछ नहीं पता था, तो इसलिए मुझे कहीं से एक छोर पकड़ने के लिए ही हेल्प चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब ईरा जैसे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी बहुत वेल नोन हैं इन टर्म्स ऑफ पूरा उनके पास एक्सेस है, चीज़ें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जब उनको भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या NCERT से पढ़ना शुरुआत की जाए, तो क्या UPSC ने ऐसे कोई कदम नहीं उठाए हैं कि जो फर्स्ट टाइमर्स के लिए कि उनको पता हो कि आप ये स्टेप्स हैं यहाँ से पढ़ सकते हैं, या सिलेबस के अलावा कि आप ऐसी कोई गाइडलाइंस क्लियर नहीं है? देखिए, UPSC का जो मेन गाइडलाइंस है, वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो सिलेबस उसके दिया हुआ है कि आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपको कोई स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, स्पेशलाइज नॉलेज नहीं चाहिए जी। आपके आंसर रेलेवेंट होने चाहिए, आपकी अवेयरनेस लेवल होते हैं, वो गाइडलाइंस है। और एक सिलेबस दे रखा है। अब इतनी कैपेसिटी तो स्टूडेंट के अंदर इस एज में आ ही जाती है कि उनको कहाँ से ढूंढना है उसको देख सकते। ईरा, मैं आपसे भी यही जानना चाहूँगा, क्योंकि अब आप एक ऑफिसर हैं, तो अक्सर आपसे भी यही सवाल पूछा जाता होगा कि कैसे सही मार्गदर्शन लें और कैसे, क्योंकि हुज़ हू नहीं, कुछ नहीं पता है, तो ये जो लोग बोलते हैं वो ये लोग कौन हैं, कैसे? नहीं, तो मेरे को जो लोग बोलते हैं, बताते हैं, तो मैं उसका तो काउंटर दे देती हूँ। उसके अलावा जब मुझे बताएंगे नहीं कि लोगों ने उनको क्या क्या बताया है, तो मैं वो तो नहीं सॉल्व कर सकती। पर मैं लोगों को ये कहती हूँ कि आप जो लोग कर चुके हैं उनसे एक बार पूछिए तो सही, उनसे गाइडेंस लीजिए, उनसे समझिए कि क्या वो सच्चाइयाँ हैं, जो क्या उनको भी वही चीज़ें लगी जो लोगों ने उन्हें बताया। जी जी जी। मतलब लोग कुछ भी बोलते हैं। तो जो इतना इसके अराउंड हाइप है कि 18-20 घंटे पढ़ना है और बिल्कुल सब देश दुनिया से कट जाना है और तभी आप एक IAS ऑफिसर बन पाएंगे, तो कितनी सच्चाई है इस बात में? आप अगर एक ऑफिसर बन रहे हैं, आपको देश चलाना है, आप एक कमरे में बंद हैं, तो आप कैसे सीखेंगे कि देश को चलाना कैसे है? तो मेरे ख्याल से एक जिम्मेदारी बनती है, आप एक ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, अच्छा ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आसपास से सब चीज़ों से सीखें। एंड कमरे में रह के ना आपको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव मिल रहा है जो आपने देख लिया, पर क्वेश्चन होता है क्रिटिकली एनालाइज। तो आपको तो बहुत सारे आइडियाज से जो मिस हो गए। अगर आप सड़क पे निकलते, आप 4 लोगों से बात करते, आप किसी से समझते,
एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें समझनी चाहिए, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं दुनिया में जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है और वही आइडियाज़ आप इसमें लगा पाते हैं। तो उस तरह का एक थिंकिंग डेवलप हो गई, उस तरह से हर चीज़ को एनालाइज करने का नज़रिया जो है सर वो एक तरह से डेवलप हो गया। प्रैक्टिकल एक्चुअली क्या है कि इसकी सर्विस एक सोशल सर्विस है, एक सिविल सर्विस है, जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल डिसीजन लेने हैं, जिसमें ह्यूमन मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, पूरी देश की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको इम्प्लीमेंट करना है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को करना है, तो वो चीज़ें तभी हो सकती हैं जब एक्सपोजर हो समाज का। इसलिए ये करंट अफेयर्स पे इतना जोर क्यों दिया जाता है कि इसका मतलब है कि आप कनेक्टेड हैं जो कुछ भी समाज में हो रहा। आप ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ जो बुक में आपने पढ़ी है, जो बहुत पुराने रिकॉर्ड से है कि कभी उस बुक पे कभी रिसर्च हुआ है ऐसे 50 साल पहले और आपकी पूरी मेमोरी जो है 50 ईयर्स बैक चल रही है। हाँ जी, तो स्टूडेंट का वो होगा, तो यहीं करंट अफेयर्स का रोल होता है। इसलिए एक रिलेटेड है, एम्पैथिक होना एंड अपडेटेड रहना, कनेक्टेड रहना। तो जब वो डिस्कशन होता है तो नेचुरली एक ओपिनियन फॉर्म होता है, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को क्लियर करने का मौका मिलता है और इस तरह से आपका एक माइंड बिल्डअप होता है। मेरा सो ये सारी जो कवायद थी ये यहाँ तक पहुँचे और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया, तो उसके बाद जो रिजल्ट रहा कैसा रहा, क्या कहाँ सोचा कि क्या निराशा हुई या ठीक था? अच्छा, मैं ना कुछ अब मुझे बहुत हाई कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाती, तो मेरे लिए सिलेक्शन होना ही बहुत बड़ी चीज़ मैं मान लेती थी। तो मुझे ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा तो लगा कि चलो पहली बार में कुछ तो आया। तो मुझे IRS मिली थी जो मेरी थर्ड चॉइस थी आफ्टर IFS IAS। IPS के लिए तो मैं एलिजिबल ही नहीं थी, तो ठीक था मेरे लिए, तो कुछ तो मिला। यहाँ मेरा जो डिस्कशन है शायद ऑडियंस को बहुत काम आएगा कि इरा 2010 से एग्जामिनेशन से लेके 14 तक का जो सफ़र है वो ऑडियंस के लिए, जो फ्यूचर में खास करके जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एक आई ओपनिंग होगा कि आपने ये सफ़र कैसे तय किया, क्योंकि सिलेक्शन तो आपको पहले अटेम्प्ट में हो चुका था, फिर ये जर्नी कैसे आपकी आगे रही, इसके बारे में ज़रा आप हाईलाइट करिए। तो मेरा 2010 में सिलेक्शन हो गया। उससे पहले मैं इंजीनियरिंग और MBA कर चुकी थी एंड कभी मुझे एज ए PH कैंडिडेट कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इनफैक्ट जॉब भी मुझे सबसे आसानी से मिल जाता था, मुझे पहले राउंड में ही जॉब्स मिल जाते थे, तो मुझे उससे पहले तक कभी PH की कोई प्रॉब्लम जैसे आई नहीं। UPSC जब मैंने दिया तब पहली बार मुझे क्या सिलेक्शन के बाद भी मुझे सर्विस नहीं अलॉट हुई। तो क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरे को तो IAS बनना है, IFS बनना है, तो मैंने सोचा मैं दोबारा दे ही देती हूँ पेपर, तब तक पता करते हैं क्या हुआ है, क्यों नहीं दी। आपको सर्विस क्यों अलॉट नहीं हुई? हाँ, वही तो मैं वही इनिशियली तो मैंने सोचा कुछ तो होगा, मैंने पता करती हूँ। तब मुझे पता चला कि PH कैंडिडेट्स के लिए दो चीज़ें होती हैं सारे गवर्नमेंट जॉब्स में। एक होती है फिज़िकल रिक्वायरमेंट, जो कि ये होती हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आप चल सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, आप नीचे से चीज़ उठा सकते हैं, आप बेंड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, उस तरीके की चीज़ें। दूसरी होती है फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ये होती है आपकी क्या डिसेबिलिटी है, आपको क्या तकलीफ़ है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ज़रूरी नहीं है इन दोनों में आपस में रिलेशन हो, और मैं फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स तो फुलफ़िल करती थी। एक लिफ्टिंग की प्रॉब्लम थी, बट लिफ्टिंग में भी कोई क्राइटेरिया सेट नहीं था कि कितना। अब 100 किलो उठाने को कहोगे तो नहीं उठा सकते ना कोई, तो उसमें भी कोई क्राइटेरिया सेट नहीं था कि कितना उठाना है। एंड उसके अलावा जस्ट बिकॉज मेरी कैटेगरी उसने फंक्शनल क्लासिफिकेशन में IRS में नहीं सिलेक्ट हुई हुई थी, तो उन्होंने मुझे जॉब देने से मना कर दिया, और मेरी कैटेगरी बाय चांस सिवाय IAS के किसी जॉब में अलाउड नहीं थी। तो आपने पहले अटेम्प्ट लिया, आपको सिलेक्शन हो गया, हाँ। लेकिन सर्विस अलॉट नहीं हुआ, फिर आपका सिलेक्शन हुआ। फिर तो इन्होंने क्या किया, मेरी रिज़ल्ट आया 2010 के एग्ज़ाम का 11 में। 2012 तक मेरी फाइल इधर से उधर घूमती रही कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। अगले एग्जाम का टाइम आ हाँ, गया। तब तक मैंने दूसरा एग्ज़ाम दे दिया। 2012 मेरे ख्याल से अप्रैल में मुझे रिजेक्शन आया फाइनली, अप्रैल या मई में, कि आपको नहीं दे रहे हम, और उन्होंने मेरा कैंडिडेचर ही कैंसिल कर दिया। पिछले सिलेक्शन का। हाँ, फिर तब मैंने कैट में फ़ाइल किया, क्योंकि मुझे लगा ये बहुत अनफेयर है, तो मैंने इसलिए फिर डिसाइड किया कि मैं कोर्ट में फ़ाइल करूँगी। बाय चांस जो 11 का रिज़ल्ट आया उसमें भी मेरा वापस सेम सर्विस, सेम सब कुछ मिला। एंड नॉट जस्ट 11 का, मेरा 13 का जो रिज़ल्ट था उसमें भी यही हुआ। तो 14 तक ये हुआ कि मेरा जजमेंट जो था 12 का वो फरवरी 14 में आया। तो मुझे लगा कि ठीक है, 3 बार से सेम सर्विस मिल रही है, वो मैं ज्वाइन कर लूँगी, मैं आराम से वो कर लूँगी, जॉब करूँगी। बट फिर
मुझे उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया कि कब जाके ज्वाइन करूँ। तो मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या हो रहा है, अब तो जजमेंट आ गया। तभी नहीं आया। कभी नहीं, हाँ। एंड अब तो ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए। फिर ये भी कम्युनिकेशन नहीं आया कि आपके अगेंस्ट हम वापस हायर कोर्ट में जा रहे हैं, तो ये भी नहीं समझ आ रहा था हो क्या रहा है। तो फिर मेरा एक फ्रेंड जो कि तैयारी कर रहा था मेरे से भी पहले से काफ़ी सालों से, उसने बोला कि यार तुम अटेम्प्ट दे दो, खाली तो बैठी हो, वेट कर रही हो तो अटेम्प्ट ही दे दो, तैयारी तो है ही तुम्हारी। मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा मन नहीं था, मैंने कहा नहीं मैं नहीं दे रही। इनफैक्ट लास्ट डे जाके मैंने ऑलमोस्ट फॉर्म भरा है। तो फिर आपका प्री में सिलेक्शन हो गया, फिर आप मेंस प्री हो गया, तो फिर मेंस दिया। तो और तब तक आपका पिछला सर्विस का अभी तक नहीं आया था, कुछ भी नहीं आया। मेंस की मैंने तैयारी करी, 1 महीना करी, 15-20 दिन, 1 महीना करी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें भी नहीं आया। एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले फाइनली मुझे चिट्ठी आई सेइंग कि आप अब 2010 के सिलेक्शन में ज्वाइन कर सकती हैं। हाँ, कि और वो भी ज्वाइनिंग की डेट अगर अगले दिन की होती तो मैं चली जाती, ज्वाइनिंग की डेट एग्ज़ाम खत्म होने के बाद की थी। तो मैंने कहा ठीक है, अब तैयारी तो हो ही गई है, चलो अब एग्जाम भी दे लेते हैं, राइट। और मैं चैलेंजेस से ऐसे भागती नहीं हूँ। नॉर्मली आपका मेंटालिटी ये होगी चलो कुछ मिल गया अब मत दो पेपर, भाग जाओ, पर मैं भागती नहीं हूँ, तो मैंने दे दिया वो पेपर। मेरा एक चूँकि आप ने जैसा बताया कि भाई अब बहुत ज़्यादा कोई डेडिकेटेड और सीरियस स्टूडेंट्स नहीं रही हैं पहले में, और अब आपने प्रीवियस एग्जाम में कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं बनाए, बट मेंस में आपको लग गया था कि आपके नंबर ज़्यादा अच्छा आने वाले हैं इस बार? क्योंकि एक चीज़ मैंने ये करी थी, क्योंकि 3 बार सेम रैंक, मतलब ऑलमोस्ट सेम रैंक होता था, और हर बार सिलेक्शन भी होता है, ऐसा नहीं है कि मैं आगे फेल हो रही बढ़ने का हूँ। आपका रैंक क्या था पहले अटेम्प्ट में? 800 के आसपास कुछ था, और दूसरे में? हर बार सेम, अच्छा, सेम रैंक होता था। 800 रैंक के आसपास, हाँ। ठीक है। और 800 से 1 का जंप होने जा रहा है, राइट? हाँ, तो मैंने ये डिसाइड किया। एंड मैं जब किसी और कैंडिडेट से बात करती थी कि तूने आंसर में क्या क्या लिखा है, तो मैंने भी वही चीज़ें लिखी होती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था मैंने क्या, कहाँ पे गलती है। फिर मैंने जो इस बार चेंज किया था वो सिर्फ ये किया था, मैंने एनालाइज किया क्लियरली कि मेरी कहाँ गलतियाँ हैं। एंड क्या होता है, जैसे मैं आपको कुछ मिथ होते हैं वो बताती हूँ। मोस्टली लोग क्या बोलते हैं कैंडिडेट्स कि यार सब अटेम्प्ट कर लो, कुछ तो मिल ही जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, 300 नंबर जब होते थे तब आपको 50-60 नंबर मिल रहे हैं, क्या आपको कुछ लिखने पे नंबर मिले हैं? पर ये कोई नहीं सोचता है, बार बार करते जाते हैं। और मैं भी, क्योंकि वो लोगों की बात सुन रही थी ना, तो इसलिए मैं भी कर सारे रही थी अटेम्प्ट कर रहे थे कि आता हो नहीं आता हो, सबको attempt अगर लिखा है 250 वर्ड्स तो कुछ करके एक ही लाइन को 50 बार रिपीट करके 250 वर्ड्स अलग अलग फॉर्मेट में लिखो, अलग अलग एडजेक्टिव लगाओ और लिख दो। तो ये बहुत ही गलती करते हैं हम। तो मैंने ये सोचा कि मैं अगर एग्जामिनर होंगी तो मैं इस आंसर को और इस चीज़ को कैसे जज करूँगी, ये आपने 4th अटेम्प्ट में इसको ये देख लिया। सोचा। ठीक। प्लस कि मैंने रियलाइज़ किया कि मैं जिस तरह से आंसर लिख रही थी उसमें मेरी चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। भले ही मैंने सब लिखा है, पर वो रियलाइज़ नहीं हो रहा था एग्जामिनर से कि ये लिखा है। तो मैंने वो सब चेंज किया, अपना तरीका, पूरा लिखने का तरीका सिर्फ बदला। और जो हम फालतू टाइम वेस्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर के साथ कि सब अटेम्प्ट कर लो और झूठ लिख दो, कुछ वेग आइडिया है तो वो लिख दो, वो सब नहीं किया। मैंने स्ट्रेट टू द पॉइंट जो आता था वो अटेम्प्ट किया। तो कुछ छूटे हैं क्वेश्चंस तो छूटे, मैंने उसकी टेंशन नहीं ली। तो ये सब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से आपने पता लगाया कि किसी ने? नहीं, ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी था, और मेरी एक फ्रेंड, उसका भी नहीं हो रहा था, उसने मुझे आके बताया कि पुराने टॉपर्स के ब्लॉग्स पढ़। उनके एक्सपीरियंसेस से फिर आपने गैदर किया। हाँ। एक चीज़ है, मैं नेचुरली बहुत ऑनेस्ट इंसान हूँ, पर अभी तक मैं ऑनेस्ट नहीं थी क्वेश्चन एग्जामिनर के साथ। तो मैंने सोचा इस बार आई विल बी हु आई एम। तो मैंने एग्जाम में जितना मुझे एग्जैक्टली आता था सिर्फ उतना लिखा, उससे आगे पीछे कुछ नहीं लिखा। बल्कि एग्जाम हॉल के बाद भी लोगों ने कहा, अरे मैंने तो सारा अटेम्प्ट किया है, तूने छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? कुछ क्वेश्चन आपने छोड़ दिए मैंने थे? कहा कोई बात नहीं, मेरी कॉन्शियस इस बार जो है मैं वो करूँगी। एक और चीज़ है, शायद क्योंकि मैं फाइनल अटेम्प्ट था, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था, तो मैंने सोचा मैं अपने हिसाब से दूंगी। अब हर बार यही होता है ना कि हम दुनिया के हिसाब से चल रहे थे, और मैं आज तक दुनिया के हिसाब से ही चल रही थी। जो लोग कहते थे ऐसे लिखना है तो वैसे ही लिख रही थी, और उसमें गलती हो रही थी। और यही मैंने किया फाइनल अटेम्प्ट में। मैं कॉलेज में जैसे देती थी पेपर, मैंने वैसे पेपर दिया। इरा, सो ये सारी जो कवायद थी ये यहाँ तक पहुँचे और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया, तो उसके बाद जो रिज़ल्ट रहा कैसा रहा, और क्या कहाँ सोचा कि क्या निराशा हुई या ठीक था? अच्छा, मैं ना बहुत हाई कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाती, तो मेरे लिए सिलेक्शन होना ही बहुत बड़ी चीज़ मैं मान लेती थी। तो मुझे ऑब्वियसली थोड़ा अच्छा तो लगा कि चलो पहली बार में कुछ तो आया। तो मुझे IRS मिली थी, जो मेरी थर्ड चॉइस थी आफ्टर IFS IAS। IPS के लिए तो मैं एलिजिबल ही नहीं थी, तो ठीक था मेरे लिए। थोड़ी आपकी जो सफ़र है, चूँकि बहुत इंटरेस्टिंग रही प्रिपरेशन के दौरान में, कि आपने बेशक आपने डिसीजन लिया कि मुझे 2 अटेम्प्ट दे करके निकल जाना है, और सर्विस भी आपको अलॉट हो गई थी, लेकिन आपके सक्सेस में एक
कंसिस्टेंसी है और फिर आपने जब जंप लेना चाहा तो जंप ले लिया। तो सबसे पहला जो स्टेज है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, इसका बड़ा एक दिमाग में प्रेशर होता है कैंडिडेट को कि कई लोगों को तो प्री नहीं होता, आपके साथ जो कैंडिडेट थे उनका भी प्री नहीं हो पाया। तो एक कैंडिडेट तो अपने प्री को एक श्योर शॉट बना सके तो उसके हिसाब से जीएस और सीसैट उसको ध्यान में रखते हुए उसको क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए? सीसैट तो आप क्वालिफाइंग है, हाँ बिल्कुल ठीक। तो आपको और मेरे ख्याल से अब इंग्लिश भी कंपलसरी नहीं आता है। इंग्लिश नहीं कंपलसरी है। हाँ, तो जो कि मैं एक चीज़ मैं ज़रूर एडवाइस करूँगी, आप लैंग्वेज स्किल्स को इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। कोई एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जिस पे आपकी पकड़ अच्छी हो। ये कोई लाइफ का एक्सक्यूज़ ही नहीं है कि भाई हमारी लैंग्वेज तो कमज़ोर है। अगर आप लैंग्वेज कमज़ोर है तो जॉब कैसे करोगे? इस जॉब में आपको अलग अलग तरीके के आइडियाज़ को प्रपोज करना होता है, अलग अलग तरीके से सोचना होगा, अलग अलग लोगों से बात करना होगा। तो आप कैसे बात करोगे, कैसे करोगे ये जॉब अगर आपकी लैंग्वेज ही कमज़ोर है? तो सीसैट में तो आपको लैंग्वेज पे अपनी कमांड लेनी होगी और एक बेसिक लेवल का मैथ्स तो चाहिए ही, क्योंकि आप जिस जॉब में आ रहे हो कुछ तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। जब आपको फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं कि ये प्रोजेक्ट हम अप्रूव करें कि नहीं करें, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो बेसिक्स तो आपको आने पड़ेंगे। भले ही आपकी एक्सेल शीट कोई और बना देगा, बट आपको उसे पढ़ना तो आना चाहिए। तो कुछ तो मैथ्स आपको चाहिए होगा और लॉजिक का तो खेल ही है, तो आपको थोड़ा सा तो आना पड़ेगा। ये एक्सक्यूज़ थोड़ा मुश्किल है जस्टिफाई करना कि मुझे नहीं आता है कुछ भी। ये तो सीसैट की बात होगी कि बेसिक, क्योंकि अब तो ऐसे भी क्वालिफाइंग है, लेकिन बेसिक्स तो आना चाहिए। तो लेकिन जनरल स्टडीज के बारे में सारा कंपटीशन उसी में आ गया। हाँ, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कभी प्रीलिम्स के लिए तैयारी स्पेशली नहीं करी। मुझे लगता है प्रीलिम्स में 2-3 टॉपिक्स जो एक्स्ट्रा आते हैं मेंस से, वो इतने बड़े नहीं होते कि आप उनके बिना प्रीलिम्स पास नहीं कर सकते। तो मैं मेंस के लेवल से ही पढ़ती थी और मैं थोड़ा मगअप करने में कमज़ोर हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं होता है। तो मैं कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करती हूँ और मुझे लगता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन इतने तो आ जाते हैं कि आप क्लियर कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स आपको सिर्फ क्लियर करना होता है, उसमें नंबरों का फ़र्क नहीं पड़ता है फाइनली, उसमें टॉप करने की जरूरत ही नहीं है। एंड इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग जिनके प्रीलिम्स में बहुत हाई आए हैं उनका मेंस नहीं क्लियर होता है। वो ज़्यादा फैक्ट्स ओरिएंटेड हो जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि आपकी सोच बदल चुकी होती है। अगर आप प्रीलिम्स बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आप सिर्फ डेटा रट रहे हैं, तो मेंस में तो आपको कहानियाँ जोड़नी है इधर से उधर। तो आपके हिसाब से निकल के आ रहा है कि मेंस की स्टडी यदि इंसान ठीक से कर ले तो और कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इतने क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल प्री में होते ही हैं कि उसका फिर सिलेक्शन जो है एक श्योरिटी बन जाएगी। बाकी कुछ तो फैक्ट्स ऐसे याद आ ही जाते हैं। करंट अफेयर्स आप एनीवेज अगर 3-4 बार रिवाइज करेंगे अपने तो आपको आ जाएंगे, काफ़ी हो जाता है। चूँकि आजकल क्वेश्चन भी करंट बेस्ड हो गया है, तो नेचुरली जो चीज़ डेवलपमेंट्स डे टू डे चल रहा है, तो नेचुरली उस सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करके चलें, क्योंकि हर सब्जेक्ट का कोई न कोई रेलेवेंस है जो सिलेबस में दिया गया है, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी इन्वायरमेंट हो, तो जो करंट्स में क्या हो रहा है उसका रेलेवेंस है। एक आपने कहा कि मैं रटने में तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ओवरऑल एक कैंडिडेट को दिमाग में आता है कि हमने आज पढ़ाई की और कल उसको भूल जाते हैं, और फिर उसके बाद उसको हम कैसे याद रखें कि पिछले चरण, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 3-4 बार पढ़िए, एक रिवीजन करना, रिपीट करना, वही एक तरीका है। और मेरे से कभी भी नहीं रटा गया है, पर मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो मैंने पढ़ा है मैं समझ जाऊँ। मैं एक रिवीजन का टाइम होना चाहिए कि मतलब मैं अपने उस चीज़ को समझ के उसे यूज़ कर सकूँ कहीं और। बिल्कुल, तो मैं उसी तरह से बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए उस कॉन्सेप्ट की। हाँ, आप नोट्स बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये अपने ऊपर होता है बहुत ज़्यादा, बट मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, अगर आप किताब पढ़ते हैं डायरेक्टली तो हर बार जब आप पढ़ते हैं आपको अलग चीज़ दिखती है। आपने जो नोट्स बनाए थे वो पहली बार की पढ़ाई में बना लिए थे, पहली बार में आपको बहुत कम चीज़ें समझ आई थी, तो आपने जो नोट्स बनाए हैं ना वो ऑलरेडी बहुत डेफिशिएंट है। मैं भी यही कहता हूँ कि 6 महीने 8 महीने पहले जब आपने नोट्स बनाए थे तो आपका स्टैंडर्ड 8 महीने पुराना था। हाँ, 1 साल पुराना था। अब आप वही नोट्स को 1 साल बाद पढ़ेंगे तो इसका मतलब आप स्टैग्नेट हो गए। एग्जैक्टली। और आपने किताब में हर बार नई चीज़ मिलती है, और उसी किताब को दोबारा पढ़ेंगे तो 6 महीने बाद आपका कुछ नया तो आएगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुका होगा। आपने जो आइडिया उस समय आपको समझ आया था ना, सिर्फ वो नोट्स में लिखा है। मेरे को याद है किसी ने मेरे को एक गवर्नमेंट रिपोर्ट के नोट्स दिए थे 13 के अटैम्प्ट में, मैंने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी, सिर्फ वो नोट्स पढ़ के चली गई थी। उस इंसान ने उस रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स लिख दिए थे, सारे फिगर्स जो थे वो नोट्स सिर्फ फिगर्स के और फैक्ट्स के थे, यहाँ पे इतना पैसा खर्च हुआ, यहाँ पे ये हुआ। और जब मैंने दोबारा 14 में वो रिपोर्ट मैंने खुद पढ़ी और मेरे को रियलाइज़ हुआ उन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं था उस रिपोर्ट का, क्योंकि उस रिपोर्ट में पूरा का पूरा ये आइडिया दिया गया था कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और उसे सॉल्व करने के लिए क्या टेक्निक्स यूज़ हो चुकी हैं, जो फेल हो चुकी हैं,
और अब हम क्या टेक्निक्स यूज़ करने की सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं, वो सब तो मिसिंग था उन नोट्स में तो सिर्फ फैक्ट्स थे। इस पे इतना खर्च, इस पे इतना वो, ये प्लान इस दिन से चालू होगा, इस दिन तक होगा, इसका ये नाम, उसका वो नाम। तो बात ये है कि जब आपने पहली बार पढ़ के बनाया कुछ, तो आपके नोट्स में ना प्रॉब्लम होगी। वो फैक्ट्स स्टैग्नेट कर जाता है इंसान, उसको तो अपने नोट्स को ओपन एंडेड रखना चाहिए, किताबों में मार्क करके रखें, हाँ। उसके साइड में लिख के रखें और हाँ, दोबारा उसको फिर से पढ़ें। एग्जैक्टली, मैं तो यही करती थी, जो मुझे कुछ पॉइंट्स बनाने हैं तो मैं किताब में ही वही लिख लूंगी कि आज मुझे इस चीज़ से ये समझ आया है। मैं लिखती भी वो चीज़ थी कि अच्छा इस आइडिया से ये इस वजह से कनेक्ट हुआ, तो मुझे कहीं और का कुछ जो कनेक्ट होता था ना उस चीज़ को पढ़ के वो लिखती थी मैं। एनसीईआरटी बुक्स स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, एक बार पढ़ लिया दोबारा नहीं पढ़ते हैं, जबकि गलती होती गलत है, बात है। जबकि होना चाहिए सबसे ज़्यादा आपको वही पढ़नी है। एनसीईआरटी बुक को जो है रिपीट करें, बार बार पढ़ें, हाँ। तो उससे एक सिंपल लैंग्वेज में हाँ, एक अच्छी चीज़ समझ में बहुत समझ आती है। इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊं तो कई कंसेप्ट्स जो हैं जो स्पेशलाइज्ड बुक होती हैं उनमें गलत दिए होते हैं, एनसीईआरटी में सही दिए होते हैं। हाँ, एनसीईआरटी को बेस बना करके उसका 3-4 राउंड तो कम से कम मिनिमम बनता ही है। आपका मतलब कहीं भी डाउट है, आप एनसीईआरटी में जो लिखा है वो सही है। पेपर 2 की थोड़ी चर्चा करते हैं, जिसमें इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन है। इसमें करेंट्स के क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इसके बारे में आपने क्या अप्रोच अपनाया? इसमें तो मैं जो डेली न्यूज़ का होते थे वो पढ़ती थी, ऑनलाइन वेबसाइट से देख लिया या कोचिंग सेंटर्स के मटेरियल से देख लिया, या न्यूज़पेपर या कुछ वो मैगजीन्स तो मैंने ऐसे कोई फॉलो करी नहीं। एंड उसके अलावा पॉलिटी की बेसिक बुक्स हैं वो पढ़ लीजिए। बाकी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स मैंने ज़रूर देखी, जो टॉपिक्स मेंशन्ड हैं उन टॉपिक से रिलेटेड डिपार्टमेंटल वेबसाइट्स, उससे आपको स्कीम्स का प्लस किस पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट सोच रही है और क्या प्रॉब्लम्स हैं वो सब मिल जाता है। तो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स और वो मैंने देखे थे। अब पेपर 3 का नेचर थोड़ा बात करते हैं कि आपने उसमें क्या किया, जिसमें इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, सिक्योरिटी, तो मैंने कई किताबें पढ़नी शुरू करी थी इकोनॉमिक्स की, मुझे कोई भी समझ नहीं आई क्योंकि अचानक से वो किताबें इकोनॉमिस्ट्स के लिए बन जाती थी या बहुत फैक्चुअल हो जाती थी, जो कि मुझे दोनों का ही सेंस नहीं लगा। तो मैंने ऑनलाइन पढ़ाई है मोस्टली इकोनॉमिक्स, एंड अगेन करंट अफेयर्स था, एंड प्लस जो टॉपिक्स सिलेबस के थे उन्हें गूगल करो और पढ़ लो। अच्छा, उसके हिसाब से आपने टेकअप किया। और इसमें जो क्वेश्चन के नेचर है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत प्रैक्टिकल कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होते हैं। बेसिक इकोनॉमिक्स की ज़रूरत होती है और इकोनॉमिक्स इज़ अ कॉमन सेंस का सब्जेक्ट, पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स इज कॉमन सेंस। यहाँ एक बार आपसे पूछना चाहूँगा, जो क्वेश्चन में कई बार स्टूडेंट्स उसको नेगलेक्ट करते हैं कि जब कहा जाता है डिस्कस करो, एलिसिडेट, एक्सप्लेन, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि स्टूडेंट को कैसे इस बात की सावधानी रखनी चाहिए? हाँ, आप सबसे बड़ी गलती होती है जनरली आंसर करते समय, नॉलेज की गलती नहीं है, आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, आप क्वेश्चन गलत आंसर करके आ जाते हो। और दूसरी चीज़ इल्यूसिडेट एंड ऑल, मतलब आपको वर्ड का मीनिंग तो समझना पड़ेगा, एंड एक एंगल से नहीं दे सकते, आपको मल्टीपल एंगल से देना होगा। अगर कोई डिस्कस कह रहा है तो वो ये नहीं कह रहा है कि एक पॉइंट पकड़ो और उसको बोल दो। डिस्कस का मतलब ये है ना कि ओपिनियन, हाँ, क्रिटिकली एनालाइज भी वही है, एनालाइज भी वही है, इवैल्यूएट भी वही है। जनरली आपको एक ओवरऑल व्यू फ्रॉम एवरी पॉसिबल एंगल देना होता है। टर्मिनोलॉजी की क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो क्या कह रहा है। सबसे हर टर्मिनोलॉजी, अभी जो क्वेश्चन आते हैं वो वाई के आते हैं, व्हाट के नहीं आते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, प्रीलिम्स में थोड़ा सा व्हाट ज़्यादा होता है, मेंस में सिर्फ वाई होता है। व्हाट के 2-3 क्वेश्चन होते हैं ताकि जो लोग बहुत ज़्यादा रटने के आदी हों उन्हें लगे कि हमारे लिए कुछ है, और उसमें स्टूडेंट्स के ओपिनियन की एक अलग वैल्यू की जाती है। हाँ, और सबसे बड़ी आई थिंक मेरे को जो प्लस पॉइंट हुआ था, मैंने कभी लोगों मैगजीन्स नहीं पढ़ी तो किसी और की ओपिनियंस नहीं पढ़ी, मैंने हर टॉपिक पे अपनी ओपिनियन डेवलप करी। बिल्कुल, तो मैं वो दे के आई थी, मैंने किसी और की ओपिनियंस नहीं उन्हें दी। अब पेपर 4 की थोड़ी चर्चा करते हैं, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। इस पेपर में एग्जामिनर क्या देखना चाहता है? आप कितना सोच सकते हो और इंस्टेंटली आपके दिमाग में कितनी पॉजिटिविटी है, मेरे ख्याल से वो देखना। केस स्टडीज़ के बारे में कुछ बताइए आप। एक्चुअली मुझे लगता है केस स्टडीज़ का कोई एक रूल तो है नहीं, इसमें भी वही चीज़ है कि आप हर ऑप्शन को सोचिए, हर पॉसिबिलिटी को सोचिए, क्या क्या हो सकता है, और आपको हर इंसान के व्यू पॉइंट से, हर मतलब जितने लोग इन्वॉल्व हैं उन सब के व्यू पॉइंट से, आई थिंक अगर आप अपने आप को दूसरों के पैरों में रख के सोच सकते हैं तो आप इसमें बहुत अच्छा करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है थोड़े वाइड होनी चाहिए, और क्योंकि ऑलरेडी उसमें ऑप्शंस दिए भी होते हैं तो उसके हिसाब से अपने को एलाबरेट कर सके जो है। और से थोड़े हम ऐसे की बात करते हैं, क्योंकि ऐसे जो है अब 2-2 ऐसे लिखना होता है, जिसमें आपने स्टार्ट किया था उसमें तो एक ऐसे की बात थी, अब तो 2 ऐसे की बात आ गई। तो उसके बारे में आपने कुछ स्पेशल तैयारी की अलग से? मैंने ऐसे की कभी तैयारी नहीं करी, और मुझे लगता है अगर आप नेचुरली एक सोचते हुए इंसान हो, सोसाइटी में नेचुरली आप ओपिनियंस बनाते हो, अपने ओपिनियंस को लोगों से डिस्कस करते हो, और
डिस्कशन के टाइम पे अपनी नहीं सुनाना चाहते हो, जीतना नहीं चाहते हो, एक्चुअली सुनना चाहते हो, डिस्कस करना चाहते हो, देखिए किसी और की ओपिनियन इंस्टेंटली नहीं माननी चाहिए, उससे क्वेश्चन करना चाहिए भाई क्यों आप ये सोच रहे हैं। बट अगर आप दूसरों की बात सुन सकते हैं पेशेंटली और आप उसका काउंटर अपने आप सोच सकते हैं या उसके अग्रीमेंट कर सकते हैं, तो आपकी एसेज बहुत अच्छे जाएंगे और इनफैक्ट पूरा पेपर्स अच्छे जाएंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। इरा, ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के बड़ा प्रेशर आता है कैंडिडेट के अंदर भी कि सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करें। आपका भी बैकग्राउंड डिफरेंट रहा, आपने ज्योग्राफी लिया, आप इस बारे में क्या कहना चाहिए, कैसे सेलेक्ट करना चाहिए कैंडिडेट? मेरा इसका एक सिंपल रूल है जो मैं सबको बोलती हूँ, ऐसा है सबका सिलेक्शन मतलब हर सब्जेक्ट का सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही सब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है। तो बात यह है आपके सब्जेक्ट में अच्छे हैं, ना कि कोई और किस में अच्छा था। बिल्कुल सही बात। मैं ज्योग्राफी में अच्छी थी तो ज़रूरी थोड़ी है आप भी अच्छे होंगे, सबका अपना अपना चॉइस है ना। तो आप वो सब्जेक्ट लीजिए जिसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वो आपके बैकग्राउंड से आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा। इंटरेस्ट मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। इंटरेस्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे ट्रैवलिंग का इतना ज़्यादा शौक है कि आप मुझे अभी कहिए कि बैग पैक करो और चल दो, तो मैं आपको ये भी मेरे दिमाग में होगा कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो इंटरेस्ट आपका बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बिना इंटरेस्ट के तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि यूपीएससी ने एक स्पेशली कॉलम दिया है, व्हाट आर योर हॉबीज, हॉबीज जानने के लिए। ये क्या देखना चाहते हैं हॉबीज के माध्यम से? आपको जो जॉब करना है वो एक स्पेशलिस्ट का नहीं है, आप जर्नलिस्ट के जॉब में जा रहे हैं, विच मीन्स आपकी लाइफ में और चीज़ें भी होनी चाहिए। बिकॉज हम हॉबीज़ को एज रिलैक्सेशन से ज़्यादा कुछ सिखाती भी है आपकी हर हॉबी। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैवल करके आपको दुनिया में क्या हो रहा है कहाँ पे, उसकी बहुत नॉलेज आती है। लोग कैसे सोचते हैं, आप कहीं मुसीबत में हैं तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप क्या कर पाएंगे, आप बहुत चीज़ें सीखते हैं। आप ये बताइए कि एक जो है एक स्टूडेंट के अंदर में एक बहुत सवाल आता है कि मैं एक लंबा प्रोसेस है एग्जामिनेशन, अपने आप को शुरू से लेकर आखिरी तक मोटिवेटेड कैसे रखें? सबसे पहली चीज़ तो आप ये सोचिए आप डिमोटिवेट हो किस पॉइंट से रहे हैं, क्या कारण है जो आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो आप ये अपने आप को याद दिलाइए कि आप इस एग्ज़ाम में आए क्यों थे। ये बहुत लंबी रेस हो जाती है किसी किसी के लिए, कुछ लोग हैं जो पहली बार में निकल जाते हैं, बट ज़्यादातर कैंडिडेट्स के लिए एक लंबी रेस बन जाती है। तो आपको बार बार एक तो ये याद रखना पड़ेगा आप किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और एक ये सच्चाई है, ये एग्ज़ाम अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं ना तो आप पास नहीं होंगे। आप अगर अपने लिए कर रहे हैं तो ही आप पास हो सकते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स से ये गलती होती है कि लोग किसी के सजेशन पे आ जाते हैं कि चलो मुझे आईएएस बनना है, करना है। पहले तो किस लिए जा रहे हैं ये उसका आंसर होना चाहिए। दैट्स इट। और तभी आप अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे क्योंकि वो आपका कारण था। अपने लिए मेहनत आप कर पाएंगे, शायद किसी और के कहने की वजह से आपको लगेगा उसने कह तो दिया पर पता नहीं, तो आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट ही वहाँ से डाउट से कर रहे हैं ना। मेन पॉइंट है आप एग्जाम को तभी पास कर सकते हैं जब आप श्योर हो। और उसको याद रखना भी जरूरी है कि आप मैं कर चुके। कई बार स्टूडेंट जो है टेक्निकलिटीज में इतना इंगेज हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हम पढ़ाई करके रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। तो वो सफ़र भी भारी लगने लगता है। एग्जैक्टली। एंड अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप एनालाइज करिए कि कहाँ पे गलती है, कहाँ पे प्रॉब्लम है। आपको लगता है आप जेन्युइनली उतनी मेहनत नहीं कर सकते, उतना नहीं पढ़ सकते, तो छोड़ दीजिए ना। क्यों ज़बरदस्ती एक ऐसी चीज़ करना चाह रहे हैं जिसमें आपको एनालाइज से आपको पता चल रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो छोड़ दीजिए। कोई ये थोड़ी है कि सब जो अच्छा कुछ कर पाए हैं वो आईएएस बन के कर पाए हैं। मैं वही लोगों सबसे को पहले बोलती किसी हूँ, भी काम में एक जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए और जो करें तो एक हैप्पीनेस के साथ करें। हाँ। जो रो के कोई इंसान काम करेगा तो उस चीज़ को तो हासिल कर ही नहीं सकता। हाँ। अब थोड़ी सी बात हम इंटरव्यू करते हैं। हालांकि आपने कहा कि इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस आपके फैक्चुअल होने से ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, लेकिन आपके हिसाब से इंटरव्यू में किसी कैंडिडेट को अंदर क्या देखना चाहते हैं लोग? मेरे हिसाब से आपको वो लेना चाहते हैं, आपको उन्हें रीज़न दे के आना है किस बेसिस पे वो आपको लें, ठीक है। तो इंटरव्यू में ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमें निकालने की कोशिश है और वो ये मान के जाते हैं हमें निकालने वाले हैं, तो वो डर जाते हैं और आप जाके ऑटोमेटिकली उन्हें रीज़न दे देते हैं कि आपको निकाल देंगे। जबकि उन्हें तो किसी को लेना है ना, आपको सिर्फ उन्हें एक कारण देना है कि इस वजह से आप मुझे ले लीजिए। तो आप पॉजिटिव माइंडसेट से जाइए। मतलब वो आपके क्यों दुश्मन होंगे पहले से, जो आपको निकालने के लिए बैठे हैं या आपकी आपकी इंसल्ट करने के लिए बैठे हैं या आपके साथ कुछ वैसा करने के लिए बैठे हैं। माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। वो आपको जानने के लिए बैठे हैं और वो आपसे आपके बारे में बातें करने वाले हैं। इससे अच्छा क्या होता है, सबको अपने बारे में बातें करना पसंद है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कि लोग इतने सारे बैठ के आपके बारे में आपसे पूछ रहे हैं, आपसे जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी, एंड दे आर नॉट जजिंग यू ऑल द टाइम फॉर एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। पर स्टूडेंट के अंदर पहले से एक फियर होता है कि वो उनके तो किस तरह की बॉडी लैंग्वेज के साथ जा रहे हैं, क्या आपका एक फीलिंग है।
and a lot of honesty, no bluffing. हाँ भाई, बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, आप झूठ बोलेंगे तो पकड़े ही जाएंगे ना। बिल्कुल। बिल्कुल। इरा, जाते जाते अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए सफलता के कुछ अगर टिप्स आप देना चाहें 2 या 3 की ये जीवन में आपको करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगी कि प्लीज़ सच बोलो, एटलीस्ट अपने आप से तो बोलो। अपनी गलती देखनी शुरू करो अपने आप से, चाहे दुनिया से मत बोलो, बट जब तक अपनी गलती देखोगे नहीं तब तक सुधारोगे कैसे। और परफेक्ट कोई नहीं होता है, परफेक्ट पैदा होके आ ही नहीं सकते आप, तो यही सीखना है। तो सबसे पहली चीज़, प्लीज़ ऑनेस्ट रहिए, एग्जामिनर से भी ऑनेस्ट रहिए, अपने आप से भी ऑनेस्ट रहिए। और दूसरी चीज़, दुनिया की मत सुनिए, दुनिया को मत डिसाइड करने दीजिए कि आप किस काबिल हैं। ये आप डिसाइड करिए, आप अपनी मेहनत करिए, आप अपनी तरफ से कोशिश करिए। शायद आपको जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं वो ना मिले, उस तरह से ना मिले, पर मेहनत कभी फेल नहीं होती, मेहनत कभी वेस्ट भी नहीं जाती। तो अपनी तरफ से मेहनत करिए और लोगों की मत सुनिए, लोग तो कुछ तो कहेंगे। लोगों का काम है कहना। हाँ, और दूसरी चीज़, हम सबको लगता है सारे लोग हमारे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। मेरे ख्याल से बाकी लोग भी यही सोच रहे हैं, तो इसलिए वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो भी यही सोच रहे हैं कि उनके बारे में दूसरे क्या कह रहे हैं। तो टेंशन मत लीजिए, कोई कुछ नहीं कह रहा है आपके बारे में, और जो कह रहा है उसके पास बहुत फालतू टाइम है, तो वैसे ही उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप अपने बारे में, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिए, दूसरों को मत डिसाइड करने।